डियर फ्रेंड्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पर स्वागत है। आपको पता है कि 2013 में जब से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बने हैं, तब से चाइना की पॉलिसीज में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस देखने को मिला है। चाहे वो कंट्रीज हो जाए जो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो कंट्रीज लाइक इंडिया और जापान हो जाएं, या तिब्बत जैसे एरियाज हो जाए, ये सारे कंट्रीज और एरियाज आज चाइना की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से, एग्रेसिव डोमेस्टिक पॉलिसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आते हुए नजर आ रहा है कि जो चाइना के प्रमुख सिक्योरिटी चीफ हैं, वो रिसेंटली तिब्बत के ऑटोनमस रीजन में विजिट करते हैं और वहां पे उन्होंने जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी लोग तिब्बत में सेपरेटिज्म, इंडिपेंडेंस, ऑटोनमी या अपने कल्चरल प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, उन सारे लोगों के अगेंस्ट रिजोल्यूट क्रैकडाउन हमें करना चाहिए। उनके खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके के एक्शंस हमें लेना चाहिए। तो ये बेसिकली चाइना का अटेम्प्ट है तिब्बत के एग्जिस्टेंस और उसकी ऑटोनमस एक आइडेंटिटी को ख़त्म करने की। अब ये पर्टिकुलर मैप में आप देख सकते हैं कि ये तिब्बत का ऑटोनमस रीजन है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर आता है। अनलाइक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि एक एथीस्ट कंट्री है, तिब्बत वाला जो एरिया है, यहाँ के लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तिब्बत को हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं और ये एक प्राइमरीली बुद्धिस्ट मेजॉरिटी रीजन है, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर इसको ऑटोनमस रीजन का स्टेटस दिया गया है। जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 काइंड ऑफ थिंग था, वैसे ही तिब्बत को भी ऑटोनमस रीजन का स्टेटस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर दिया गया है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये तिब्बत और चाइना का इशू क्या है, क्यों चाइना रिसेंट टाइम्स में तिब्बत के अगेंस्ट इतना एग्रेसिव हुआ है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी तिब्बत को लेके क्या है, और इंडिया और तिब्बत के बीच में किस तरीके के रिलेशंस हैं, या इंडिया की पॉलिसी तिब्बत को लेके क्या है। इन सारे चीज़ों को आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां पे हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में 23 सितंबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम में 19 सितंबर को ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैच अभी कंटिन्यू हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल कोर्सेज सच एज पीएसआईआर, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, 1-to-1 इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग, ये तमाम तरीके के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे आना होगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करें या हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग अपने न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और न्यूज़ में बेसिकली है क्या कि जो चेन वेनकिंग है, जो चाइना के सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी बॉडी जिसका नाम है सेंट्रल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर कमीशन, तो ये चाइना की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी बॉडी है जो चाइना के इंटरनल सिक्योरिटी का देखभाल करती है। उसके जो हेड हैं शेन वेनकिंग, वो रिसेंटली तिब्बत ऑटोनमस रीजन में विजिट करते हैं और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है वहाँ के लोगों को कि अगर किसी भी तरीके के लोग किसी भी तरीके के सेपरेटिज्म या ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेशनल इंटरेस्ट के हित में ना हो, तो उन सारे लोगों के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन या एक्शन लिया जाएगा। तो यही चीज़ शेन वेनकिंग ने वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्ट किया है। साथ ही साथ शेन वेनकिंग ने यह भी कहा है कि चाइना तिब्बत में प्रोपोगंडा और वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो एजुकेशंस हैं, उसमें भी चेंजेस लाए जाएंगे सो दैट जो तिब्बत के लोग हैं वो अपने आप को चाइना के आइडेंटिटी के साथ जोड़ सके। आपको पता है कि जो तिब्बत के लोग हैं वो अपने तिब्बतन आइडेंटिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं एज कंपेयर टू द आइडेंटिटी ऑफ बीइंग अ चाइनीज़। लेकिन चाइना हमेशा से चाहता है कि जो तिब्बत के लोग हैं वो अपने तिब्बतन आइडेंटिटी को भूल जाएं और चाइना के बड़े आइडेंटिटी में अपने आप को सबस्यूम कर लें। तो इसी तरीके से चाइना जो है वो हमेशा से तिब्बत में अपने प्रयास को करता है, चाहे वो मिलिट्री के थ्रू हो या चाहे वो प्रोपोगंडा या एजुकेशन के थ्रू लोगों को वहां पे मैनिपुलेट करना। अब ये जो पर्टिकुलर शेन वेनकिंग का जो विजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 1 अक्टूबर को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नेशनल डे है।
आपको पता है चाइनीज सिविल वॉर हुआ था जहां पे दो पार्टीज जो थे वो आपस में लड़ लिए थे। एक तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी था और दूसरी तरफ क्योमिंतांग नेशनलिस्ट पार्टी था। ये नेशनलिस्ट लोग थे जो लिबरल विचारधारा को प्रमोट करते थे और ये कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रमोट करते थे। ये दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, फाइनली जीता कौन? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इसने अपने आप को यहां पे एस्टैब्लिश किया, जिसको मेनलैंड चाइना भी कहते हैं, जिसका नाम सीसीपी वालों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दिया। और जो केएमटी वाले इधर रह रहे थे वो यहां से भाग के बगल के छोटे से आइलैंड में जाके अपने आप को एस्टैब्लिश किए। और वहां पे जब वो गए तो उनका कहना था कि हम हैं रियल चाइना, और उन्होंने अपने चाइना को नाम दिया ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आप ताइवान के नाम से जाना जाते होंगे। तो ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को बनाया गया था, ये बेसिकली बनाया गया था 1 अक्टूबर 1949 को। तो इसी दिन, इसी डेट को चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है और चाइना यहाँ पे अपने नेशनल डे को सेलिब्रेट करता है। और क्योंकि चाइना नेशनल डे को सेलिब्रेट करता है, इसलिए चाइना किसी भी तरीके का सेपरेटिज्म या प्रॉब्लम या इस तरीके के टर्बुलेंस को अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं चाहता है। इसलिए शेन विंकिंग का ये क्लियर कट स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि कोई भी पर्सन इस तरीके के सेपरेटिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब ये जो शेन विंकिंग है ये काफ़ी ज़्यादा शी जिनपिंग के क्लोज हैं, तो एक तरीके से ये दोनों के द्वारा तिब्बत के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। अब आगे बढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा तिब्बत और चाइना के रिलेशन के बारे में जानना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। अगर इसके पहले की बात करें, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं था, उस समय जब चाइना एक इंटरनेशनल कॉलोनी हुआ करता था और चाइना में पहले डायनेस्टीज हुआ करते थे, तो हमेशा से तिब्बत जो है वो अपना ऑटोनमस एग्जिस्टेंस रहा है। मतलब तिब्बत हमेशा से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहा है, क्योंकि तिब्बत का अपना खुद का यूनिक कल्चर है, लैंग्वेज है और रिलीजन है। कभी कभार ऐसे हिस्ट्री में टाइम पीरियड्स आए हैं जब तिब्बत चाइना के डायनेस्टी के द्वारा कंट्रोल किया गया है, बट वो कंट्रोल बहुत ही मिनिमल था। इन जनरल तिब्बत हैव ऑलवेज एंजॉयड इट्स इंडिपेंडेंट, वो हमेशा से अपना ऑटोनमस एग्जिस्टेंस रखा है। लेकिन जब माओ जेडोंग, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सीसीपी के लीडर है माओ जेडोंग, जब इन्होंने पीआरसी को एस्टैब्लिश किया 1949 में, तब से माओ जेडोंग का सपना था कि तिब्बत को फुली ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए चाइना को। और इसी की वजह से 1949 के बाद से आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली चाइना तिब्बत को एनेक्स करने का प्रयास किया है। पहला अटेम्प्ट 1950 में हुआ जब चाइना ने बहुत सारे ट्रूप्स को भेज दिए, बहुत हद तक चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई भी कर लिया। लेकिन फाइनली 1951 में एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ, जहां पे तिब्बत और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जहां पे यह कहा जाता है कि मैक्सिमम जो आपके पास पावर है वो चाइना के पास होगा, तिब्बत को कुछ हद तक ऑटोनॉमी दिया जाएगा। तो यहीं पे तिब्बत ऑटोनमस रीजन बनाया गया, लेकिन मैक्सिमम पावर किसके पास चला गया? चाइना के पास। लेकिन यहां पे तिब्बत के लोगों को लगा कि ठीक है, चलो चाइना को सॉवरेनिटी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन चाइना हमें क्या देगा? राइट टू कल्चर देगा, राइट टू रिलीजन देगा, राइट टू लैंग्वेज देगा, और हमारे लोकल कस्टम में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। इस एग्रीमेंट के बावजूद कॉन्स्टेंटली जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो हमेशा से तिब्बत में अपने आप को इंटरफेयर करना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से तिब्बत के लोग काफ़ी परेशान हो गए। और फाइनली 1959 में एक बहुत ही फेमस तिब्बतन अपराइजिंग हुआ, जिसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ब्रूटली रिप्रेस किया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोगों को चाइना ने मार दिया और दलाई लामा को अरेस्ट करने की भी बात हुई, जिसकी वजह से दलाई लामा को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भागकर इंडिया आना पड़ा। तो ये थे माओ जेडोंग, जिन्होंने इस पूरे पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया था तिब्बत को चाइना के अंदर लाने का। बिकॉज माओ जेडोंग को एक बहुत फेमस पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी। तो ये चाइना का पाम है जिसे तिब्बत, और तिब्बत पाम है, उसके 5 उंगली है, 5 फिंगर्स हैं जो इस तिब्बत के आते हैं। इसलिए चाइना जो है वो हमेशा से लद्दाख को अपना कहता है, सिक्किम को अपना कहता है, अरुणाचल को अपना कहता है, बाकी एरियाज को भी अपना कहता है। तो तिब्बत, ये जो पर्टिकुलर 5 फिंगर एंड पाम पॉलिसी है, ये माओ जेडोंग नहीं दिया था, और इसलिए 1949 के बाद एक एक करके सारे एरियाज को अपने अंदर ऑक्यूपाई करने का प्रयास है। तिब्बत तो ऑक्यूपाई कर ही लिया गया है, लद्दाख में इन्होंने अक्साई चीन छीन लिया है, अरुणाचल प्रदेश को हमेशा से ये लोग साउथ तिब्बत कहते हैं, और बाकी भूटान में भी ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब बात आता है कि आखिरकार तिब्बत
तिब्बत इतना इंपॉर्टेंट चाइना के लिए क्यों है, इसके 4 मेजर रीजन है। पहला तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्स है, दूसरा तिब्बत हमेशा से चाइना का पार्ट है। ये चाइना को लगता है कि तिब्बत जो है वो हिस्टोरिकली हमेशा से चाइना का एक अहम पार्ट रहा है, इसीलिए ये कोई सवाल ही नहीं उठता है कि तिब्बत जो है वो चाइना से अलग एग्जिस्टेंस में रहेगा। सो चाइना के लिए अपने हिस्ट्री को रिस्टोर करना, अपने हिस्ट्री की गलतियों को सुधारने के लिए तिब्बत उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है वे ऑफ लाइफ। चाइना की अगर बात करें तो वहां पे कन्फ्यूशनिज्म को फॉलो किया जाता है और तिब्बत में बुद्धिज्म एज अ रिलीजन को फॉलो किया जाता है। अब चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्रीज जनरली रिलीजन को फॉलो नहीं करते। रादर मार्क्स को अगर आप बात करोगे तो मार्क्स ने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। तो कन्फ्यूशनिज्म जो बेसिकली वो रिलीजन से मतलब नहीं है, कन्फ्यूशनिज्म एक जीने का तरीका है। वो बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या धर्म है, क्या जेंडर हो, इट डजंट मैटर। लेकिन तिब्बत में एक रिलीजन को फॉलो किया जाता है जो कि है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म वर्सेस कन्फ्यूशनिज्म की भी लड़ाई है। चाइना कभी नहीं चाहता है कि तिब्बत में बुद्धिज्म रहे, इसलिए चाइना वहां के कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सभी चीजों में कन्फ्यूशनिज्म को परपेचुएट करना चाहता है। और चौथा, रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट तिब्बत का सिग्निफिकेंस चाइना के लिए बना है कि इट एक्ट्स एज अ बफर विथ इंडिया। जिस तरीके से नेपाल है, भूटान है, वैसे तिब्बत, क्योंकि आपको पता है एक पहाड़ी इलाका है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर की तरह काम करेगा इंडिया के साथ। अब अगर बात करें इन सारे चीज़ों में अमेरिका का क्या पोजीशन है, तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका हमेशा से तिब्बत ऑटोनमस रीजन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक अंदरूनी पार्ट ही माना है। तो हमेशा से अमेरिका जो है वो तिब्बत को चाइना का पार्ट माना है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में जब से चाइना की एग्रेशन और चाइना की हेजेमनिक एस्पिरेशंस बढ़ी है, तब से अमेरिका जो है वो तिब्बत में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना स्टार्ट किया है। और उसका बेस्ट एग्जांपल 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट कानून अमेरिकन कांग्रेस ने लाया जिसको कहते हैं रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, जहां पे ये कहा गया कि जो अमेरिका है वो चाइना के जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है अगेंस्ट तिब्बत उसको काउंटर करेगी, साथ ही साथ तिब्बतन आइडेंटिटी को प्रमोट करेगी ओवर चाइनीज आइडेंटिटी। ये इंश्योर करेगी कि तिब्बतन आइडेंटिटी कभी भी चाइनीज आइडेंटिटी के खतरे में ना आए। और रिसेंटली अगर आप देखोगे लास्ट टू लास्ट महीने तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेरिकन ऑफिशियल्स दलाई लामा के साथ मिले न्यूयॉर्क में। तो एक तरीके से ये जो कॉन्स्टेंटली अमेरिका का तिब्बत में प्रेजेंस को बढ़ाना है, ये वहां के चाइना के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। चाइना के ऑफिसर्स, चाइना के नेता, खासकर शी जिनपिंग को ये पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग और चाइना जो है वो अपने एग्रेसिवनेस को तिब्बत के अगेंस्ट बढ़ा दिया है। तो क्योंकि अमेरिका का इस तरीके से इंपैक्ट बढ़ रहा है तो चाइना ने अपने एग्रेशन को बढ़ा दिया है। और 2021 एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था जब पहली बार मिस्टर शी जिनपिंग जो है वो तिब्बत ऑटोनमस रीजन विजिट करते हैं। साथ ही साथ जांग जन जो है वो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी एक तरीके से तिब्बतन कोर्ट्स को कहा है कि कोई भी ऐसे लोग जो टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म या सीरियस क्राइम इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ टफ पनिशमेंट हो। अब अगर आप देखोगे तो ये जितने भी चीजें हैं एक तरीके से बहाना है, ये रेटोरिक्स है, ये जुमलाबाजी है। असली बेसिकली रीजन चाहिए चाइना को कि तिब्बत के लोगों को किस तरीके से उनके ह्यूमन राइट्स, उनको टॉर्चर किया जा सके। तो इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप देख सकते हो झांग जुन या अभी शेन विनकिंग, ये लोग नेशनल सिक्योरिटी के बहाने से तिब्बत की ऑटोनॉमी और तिब्बत की एग्जिस्टेंस को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। और रिसेंटली आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो राइट्स के जो चीफ हैं, ह्यूमन राइट्स चीफ हैं, उन्होंने भी कहा था कि चाइना मास लेवल पे जिनजियांग रीजन और तिब्बत रीजन में ह्यूमन राइट्स को वायलेशन कर रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को समराइज हम कर सकते हैं कि इट इज रादर इनकंसिस्टेंट, कंफ्यूज्ड, कोई क्लियर कट स्टैंड ही नहीं है। अगर हम नेहरू के समय बात करें, जब नेहरू अपीजमेंट, चाइना को खुश करने की पॉलिसी, हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते थे जिसके अंदर हमने पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया था, तो इंडिया को पॉलिसी हमेशा से रहा है कि चाइना को प्रोवोक नहीं करना। इसीलिए नेहरू ने तिब्बत का सॉवरेंटी चाइना को दे दिया था। नेहरू ने इंडिया ने मान लिया था कि जो चाइना की सॉवरेंटी है वो भी तिब्बत के ऊपर आती है। तो एक तरीके से हमने तिब्बत की सॉवरेंटी को चाइना के हवाले दे दिया था अंडर द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। फिर 1959 में आपको पता है जब तिब्बतन अपराइजिंग हुआ, दलाई लामा को अरेस्ट करने की बात हुई, दलाई लामा इंडिया भाग के आ गए, जो कि आगे जाकर 1962 इंडो चाइना वॉर में कन्वर्ट हो गया। जिसके बाद हमें यह समझ में आ गया कि इंडिया चाइना के रिलेशंस में अपीजमेंट, इस तरीके से हम चाइना को खुश करके हम अच्छे से नहीं रह सकते, हमें चाइना को कुछ ना कुछ बातचीत करना पड़ेगा। 2016 में फाइनली, फिर अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो दलाई लामा राष्ट्रपति भवन आए, लेकिन जब 2017 में डोकलाम हुआ जहां पे भूटान,
चाइना और इंडिया के बीच में, खासकर भूटान प्लस इंडिया वर्सेस चाइना, ऐसे जब हमारे मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुए डोकलाम में, जो कि बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ था, अब इंडिया जो है वो तरीके से बैकफुट पे आ गया था। वो चाइना को प्रोवोक नहीं करना चाहता था, वो चाइना को और ज़्यादा गुस्सा या चाइना को और ज़्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहता था, सो दैट चाइना और रिटेलिएट ना करे। इसीलिए 2017 के बाद खासकर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया के जो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, वो तिब्बत के इशू को साइडलाइन कर दी, बिकॉज वो चाइना को परेशान या चाइना को प्रॉब्लम में क्रिएट करना नहीं चाहती थी। इसलिए देख सकते हैं 2017 डोकलाम के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिसर से कहा कि कोई भी अटेंड करने नहीं जाएगा 60th एनिवर्सरी ऑफ दलाई लामा एग्जाइल। साथ ही साथ 2014 की बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चुन के आए थे, तो उन्होंने तिब्बत के इलेक्टेड लीडर को ओथ सेरेमनी में बुलाया, बट 2019 में उन्होंने नहीं बुलाया। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं डोकलाम के बाद इंडिया काफी बैकफुट पे खेल रहा था। लेकिन जब से 2020 में गलवान हुआ है, अब बहुत ज्यादा प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि जिस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, इन सारे एरियाज को क्लेम करता है, अपना कहता है, वैसे इंडिया को भी इस तरीके से ताइवान, तिब्बत, इनके थ्रू चाइना को परेशान करना चाहिए। इसलिए 2021 में आप देख सकते हो छोटा सा स्टेप लिया गया, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो दलाई लामा के साथ बहुत साल से बात नहीं हुआ था, फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ऑफिशियल बर्थडे विश भेजा दलाई लामा को फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द गलवान इशू। तो रिसेंट टाइम्स में गलवान के बाद इंडिया में एक प्रोएक्टिवनेस देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू तिब्बत, और इसीलिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हर्षवी पंत, इनका कहना है कि अब गलवान हो चुका है, अब गलवान के बाद हमें तिब्बत और ताइवान के कार्ड्स को यूज करना पड़ेगा अगेंस्ट चाइना। तो इंडिया की जो पॉलिसी है तिब्बत और ताइवान को, इट नीड्स अ सीरियस लुक, इस पे हमें पूर्ण विचार करना पड़ेगा। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कोई क्लियर कट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट है। अगर लड़ाई होता है तो हम बैकफुट पे चले जाते हैं, प्रोवोक नहीं करना चाहते हैं, फिर अचानक हम जागते हैं, फिर हम उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर प्रॉब्लम होता है, फिर पीछे चले जाते हैं। तो इंडिया शुड मेक अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी एज टू हाउ इट इज गोइंग टू डील विद तिब्बत एज वेल एज ताइवान। तो आप अपने व्यूज के बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट कैसे सर्व होगा। क्या वी शुड हैव गुड रिलेशंस विद ताइवान, क्या हमें ताइवान के साथ, दलाई लामा के साथ और रिलेशंस को बढ़ाना चाहिए, क्या हमें तिब्बत के साथ भी बढ़ाना चाहिए, ताइवान के साथ भी हमें रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए। तो क्या इंडिया को ताइवान और तिब्बत का कार्ड खेलना चाहिए चाइना को परेशान करने के लिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।